एक लड़की जो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, उसकी उम्र भले ही कम थी लेकिन सपने काफ़ी बड़े थे। बचपन से उसका एक ही सपना था, ग्लैमर की दुनिया में नाम कमाना और माया नगरी मुंबई में अपनी पहचान बनाना। बचपन से उसने खुद को इसके लिए तैयार भी किया और 14 साल की उम्र में ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस में फर्स्ट रनर अप रही। इसके बाद इस लड़की को मॉडलिंग के कई असाइनमेंट मिलने लगे, लेकिन ये मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना नाम कमाना चाहती थी, जिसके लिए इसका मुंबई पहुंचना बहुत ज़रूरी था। लेकिन यह लड़की बिल्कुल नहीं जानती थी कि यह माया नगरी मुंबई में हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगी। लड़की मुंबई पहुंचती है और 19 साल की उम्र आते आते कई टीवी सीरियल और म्यूज़िक एल्बम में काम करने का मौका भी मिलता है। लेकिन एक दिन अचानक टीवी पर खबर आती है कि मुंबई में एक मॉडल का मर्डर हो गया और शव की पहचान कोटा की रहने वाली मानसी दीक्षित के रूप में होती है। जिन लोगों ने भी इस खबर को सुना, उनके मन में एक ही सवाल था कि मानसी दीक्षित तो अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई गई थी, फिर क्यों किसी ने उसकी हत्या कर दी। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हुए एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। आज हम बात करेंगे कोटा की रहने वाली मॉडल मानसी दीक्षित मर्डर केस की। दरअसल कोटा की रहने वाली मानसी दीक्षित बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उसकी उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन सपने काफ़ी बड़े थे। उसके घर में उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन दीक्षा दीक्षित थी। मानसी दीक्षित के पिता रेलवे में नौकरी करते थे और उसकी माँ ब्यूटिशियन थी। रेलवे में नौकरी के दौरान ही मानसी दीक्षित के पिता का निधन हो जाता है और उनकी जगह मानसी दीक्षित की छोटी बहन दीक्षा दीक्षित अनुकंपा सेवा के जरिए नौकरी शुरू करती है। लेकिन मानसी दीक्षित बचपन से ही एक्टिंग और फिल्मों की दीवानी थी। वो बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उसकी माँ ब्यूटिशियन थी, जिसके चलते माँ ने अपनी दोनों बच्चियों को परफेक्ट रहना सिखाया था। अपनी माँ से मिले सहयोग से ही मानसी दीक्षित ने बचपन से ही तैयारी शुरू कर दी थी और 14 साल की उम्र में ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस में फर्स्ट रनर अप रही। इसके बाद मानसी दीक्षित को मॉडलिंग के कई असाइनमेंट मिलने लगे थे, लेकिन अपने सपने पूरे करने के लिए उसका मुंबई पहुंचना ज़रूरी था। मानसी दीक्षित ग्लैमर की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहती थी और माया नगरी मुंबई में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। और एक दिन उसका यह सपना पूरा भी हो जाता है। मानसी दीक्षित मुंबई जाती है और वहां जाकर उसको एक प्राइवेट कंपनी AK टावर्स फाइनेंस में काम मिल जाता है। इसके बाद मानसी मुंबई के ही एक अंधेरी इलाके में कमरा किराए पर ले लेती है और वहां रहने लगती है। मानसी दीक्षित को जब भी अपने काम से समय मिलता, जब भी वह फ्री होती, तो सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करना पसंद करती थी। उसको अपनी फ़ोटो पर आए कमेंट्स पढ़ना और बॉलीवुड से जुड़े लोगों से चैटिंग करना पसंद था। 19 साल की उम्र आते आते मानसी दीक्षित ने जो क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल और कई म्यूज़िक एल्बम में काम करने का मौका मिला। घर वाले भी खुश थे कि बेटी मुंबई में जाकर सेटल हो गई। एक दिन मानसी दीक्षित को फेसबुक पर एक मुजमिल इब्राहिम सईद नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। मुजमिल इब्राहिम शहीद हैदराबाद के एक बड़े परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्ति का इकलौता बेटा था। इस व्यक्ति ने बड़े ही लाड प्यार से मुजमिल को पाला पोसा था। यह व्यक्ति मर्चेंट नेवी से रिटायरमेंट के बाद मुंबई में एक फ्लैट ले लेता है और अपने परिवार के साथ वहाँ रहने लगता है। लेकिन इस व्यक्ति ने मुजमिल को 5वीं क्लास तक अपने साथ रखा और उसके बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए मुजमिल को हैदराबाद अपनी नानी के यहाँ भेज दिया। इसी बीच मानसी दीक्षित ने कुछ दिनों बाद मुजमिल की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और दोनों के बीच चैटिंग शुरू होती है। मुजमिल ने मानसी दीक्षित को बताया कि वो एक कामयाब एक्टर है और उसका सपना एक बड़े एक्टर बनने का है। दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है, चैटिंग शुरू होती है और दोनों रात तक, घंटों तक चैटिंग करना शुरू करते हैं। इस दौरान दोनों एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं और दोनों में मोबाइल के जरिए भी बातचीत होने लगती है।
इन दोनों में दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि दोनों अब एक दूसरे से मिलने का मौका तलाशना शुरू करते हैं। एक दिन मुजमिल अपनी माँ से मिलने का बहाना बनाकर मुंबई आ जाता है और अपने एक दोस्त के साथ मानसी दीक्षित से मुलाकात करता है। इसके बाद दोनों को जब भी मौका मिलता रेस्टोरेंट में या बिजनेस सेंटर पर मुलाकात करते। इन दोनों की जब भी मुलाकात होती वो एक्टिंग और बॉलीवुड के बारे में ही एक दूसरे से बातचीत करते थे। इन्हीं मुलाकातों के बीच एक दिन मुजमिल की माँ अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए घर से बाहर गई हुई थी और इसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए मुजमिल ने मानसी को कॉल किया और कहा कि एक मॉडलिंग कंपनी के लिए फ़ोटोशूट करना है तो तुम मेरे घर आ जाओ। मानसी जब उसके घर जाती है तो कुछ देर तो मुजमिल इधर उधर की बातें करता है और उसके बाद मानसी दीक्षित को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। मानसी दीक्षित ने उसके इरादों को भांप लिया था तो उसने उसकी अश्लील हरकतों का विरोध करते हुए कहा कि मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, मुझसे दूर रहो और आगे से कभी भी मुझसे मिलने की और या मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। साथ ही तुम्हारी इन हरकतों के बारे में मैं पुलिस कंप्लेन भी करूंगी। और यह कहकर मानसी दीक्षित उसके घर से जाने लगती है। लेकिन मुजमिल ने जब देखा कि मानसी काफ़ी गुस्से से के साथ उसके घर से जा रही है तो वह काफ़ी घबरा जाता है और अपने घर में पड़ी लोहे की स्टूल से उसके सिर पर वार कर देता है। सिर पर वार होते ही मानसी दीक्षित बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। मुजमिल ने मानसी दीक्षित की बेहोशी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान मानसी दीक्षित को होश आ जाता है और वह विरोध शुरू कर देती है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। मुजमिल लगातार मानसी दीक्षित को मारता रहता है और मानसी दीक्षित उससे बचने का संघर्ष करती रहती है। जब मुजमिल मानसी दीक्षित के साथ रेप करने में, उसके साथ बलात्कार करने में सफल नहीं हो पाता तो वह फिर से लोहे के स्टूल से उसके सिर पर वार करता है और लगातार वार करने से मानसी दीक्षित का सिर फट जाता है और काफ़ी खून बहने लगता है। इस दौरान मुजमिल लगातार कहता रहता है कि मैं जो चाहता था अगर वो मुझे नहीं मिल पाया तो तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। मानसी दीक्षित लगातार उससे अपनी जान की भीख मांगने लगती है, लेकिन मुजमिल को जरा भी मानसी दीक्षित पर तरस नहीं आता। जब मुजमिल ने देखा कि मानसी दीक्षित की भी जान नहीं गई है तो अपनी शूज की लेस से और घर में पड़ी रस्सी से उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। मानसी दीक्षित कुछ देर तो अपने आप को बचाने के लिए छटपटाती है, लेकिन अंत में मानसी दीक्षित की मौत हो जाती है। मानसी दीक्षित की हत्या कर देने के बाद मुजमिल ने जब देखा कि चारों तरफ खून फैल गया है तो वह काफ़ी घबरा जाता है। साथ ही उसको डर सताने लगता है कि अब पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा। तो उसने मानसी दीक्षित के शव को ठिकाने लगाने के लिए एक योजना बनाई और अपने घर में रखे एक बड़े सूटकेस में मानसी के शव को पैक कर दिया और एक ऐप ओला के ज़रिए शांता क्रूज एयरपोर्ट जाने के लिए एक कैब बुक करी। जैसे ही ड्राइवर के पास रिक्वेस्ट आती है वह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और कुछ ही मिनटों में लोकेशन पर पहुंच जाता है। मुजमिल वहां अपने बड़े और भारी भरकम सूटकेस के साथ पहले से ही तैयार खड़ा था। गाड़ी के वहां पहुंचते ही मुजमिल ने अपना सूटकेस गाड़ी की डिग्गी में रखा और खुद आकर गाड़ी की सीट पर बैठ जाता है। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से रवाना हो जाते हैं। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद मुजमिल एयरपोर्ट ना जाकर दूसरी तरफ चलने के लिए ड्राइवर को कहता है। इससे ड्राइवर को काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वह मुजमिल के बताए अनुसार दूसरी तरफ जाने लगता है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद मुजमिल ने ड्राइवर को फिर से दूसरी ओर जाने के लिए कहा। इससे ड्राइवर काफ़ी इरिटेट हुआ, लेकिन बिल अमाउंट बढ़ रहा था तो उसने कोई एतराज़ नहीं किया। इस दौरान ड्राइवर ने देखा कि मुजमिल सड़कों पर कुछ इस तरह देख रहा है जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। काफ़ी देर तक मुंबई की सड़कों पर घूमने के बाद मुजमिल ने ड्राइवर को गाड़ी को मलाड एरिया की तरफ चलने के लिए कहा। ड्राइवर ने मुजमिल के बताए अनुसार गाड़ी को मलाड एरिया की तरफ लेकर जाता है और वहां जाकर मुजमिल गाड़ी को रुकवाता है।
साथ ही ड्राइवर को पैसे देते हुए मुजमिल कहता है कि यहाँ मेरा दोस्त आ जाएगा और उसके बाद हम ऑटो लेकर एयरपोर्ट चले जाएंगे। साथ ही जब मुजमिल गाड़ी की डिग्गी से उस सूटकेस को निकालने लगता है तो काफ़ी भारी होने के कारण वो उस सूटकेस को निकाल नहीं पाता, तो उसने ड्राइवर की मदद मांगी। ड्राइवर ने उस सूटकेस को निकालने में मुजमिल की मदद की, लेकिन साथ ही ड्राइवर ने नोटिस किया कि इस सूटकेस में सामान्य से ज़्यादा वज़न था, लेकिन ड्राइवर ने ज़्यादा गौर नहीं किया और वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है। लेकिन जहाँ मुजमिल को छोड़ा था उस जगह से ड्राइवर 2-3 किलोमीटर आगे ही गया होगा कि बार बार उसके दिमाग में एक ही सवाल आने लगता है कि उस सूटकेस में ऐसा क्या था कि वो इतना भारी था कि उसको एक आदमी उठा भी नहीं पाया। और साथ ही उसको मुजमिल पर शक होने लगा था, तो अपने इसी शक को दूर करने के लिए वह वापस गाड़ी को यू टर्न लेता है और उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसने मुजमिल को छोड़ा था। वहां जाकर ड्राइवर ने देखा कि जिस मुजमिल नाम के लड़के को उसने वहां छोड़ा है वो लड़का यहाँ नहीं है। जब आसपास में उसने देखा तो झाड़ियों में वही सूटकेस पड़ा था जो मुजमिल लेकर आया था। बिना वक्त जाया किए ड्राइवर ने तुरंत इस बात की सूचना मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को दी। साथ ही आसपास में लोगों को इकट्ठा कर लिया। मुंबई कंट्रोल रूम द्वारा इस घटना की सूचना तुरंत स्थानीय थाने में दी जाती है और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहां काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। पुलिस उस सूटकेस को झाड़ियों से बाहर निकलवाती है और जब उस सूटकेस को खोलकर देखा जाता है तो वहाँ उपस्थित लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल उस सूटकेस में एक लाश थी और इस लाश की पहचान कोटा की रहने वाली मॉडल मानसी दीक्षित के रूप में होती है। साथ ही पुलिस ने देखा कि मानसी के सिर पर एक बड़ा चोट का निशान है और गले पर रस्सी के निशान है। वह रस्सी भी उसी से सूटकेस में पड़ी थी जिससे मानसी दीक्षित का गला घोटा गया था। पुलिस मानसी दीक्षित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और साथ ही ड्राइवर को पूछताछ के लिए थाने लेकर जाती है। पुलिस पूछताछ में ड्राइवर ने सारी कहानी पुलिस को बता दी। पुलिस ने ओला कंपनी में फ़ोन करके कैब बुक करने वाले के मोबाइल नंबर लिए, साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर मुजमिल की फ़ोटो ले ली। इसके बाद पुलिस मुजमिल तक पहुंचने में ज़्यादा समय जाया नहीं किया और घटना के 4 घंटों में ही पुलिस मुजमिल के घर पहुंच जाती है। जब पुलिस मुजमिल के घर पहुंचती है तो मुजमिल घर पर फर्श पर फैले खून को साफ कर रहा था। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और थाने लाकर जब उससे पूछताछ करती है तो मुजमिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जल्दी ये खबर सोशल मीडिया और टीवी पर एक बड़ी न्यूज़ बन जाती है और मानसी दीक्षित के घर वालों को भी सोशल मीडिया और टीवी के ज़रिए ही पता लगता है कि मानसी दीक्षित की मुंबई में हत्या हो चुकी है। जैसे ही उन्हें ये खबर मिली घर में मातम छा गया। मानसी दीक्षित की इस हत्या की खबर से मानसी दीक्षित की बहन और उसकी माँ पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन अपने आप को संभाल कर जैसे तैसे मुंबई पहुंच जाती है। पुलिस जब मुजमिल को रिमांड पर लेती है और उससे मानसी दीक्षित की हत्या करने का कारण पूछती है तो मुजमिल पुलिस को बताता है कि मैं फिल्मों और बॉलीवुड का दीवाना हूं, मुझे सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने फेसबुक पर मानसी दीक्षित की प्रोफाइल देखी और जब मैंने पहली बार मानसी दीक्षित की फ़ोटो को देखा तो मैं इसका दीवाना हो गया। मुझे ये बहुत पसंद आ गई और मैंने फेसबुक पर एक अपनी नई आईडी बनाई और उसमें अपने आप को एक कामयाब एक्टर के तौर पर बताया। जल्दी हमारी दोस्ती हो गई और हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। घटना वाले दिन मैंने मानसी दीक्षित को फ़ोटोशूट के बहाने अपने घर पर बुलाया और अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा, लेकिन मानसी दीक्षित ने मेरे साथ संबंध बनाने से इनकार कर दिया। इस पर मैंने मानसी दीक्षित को काफ़ी मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इससे मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया और मैंने उसको कहा कि जो मैं चाहता हूँ अगर वो मुझे नहीं मिल पाया तो तुम्हें भी जीने का कोई अधिकार नहीं है।
और मैंने लोहे के स्टूल से उसके सिर पर वार कर दिया और रस्सी से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है। साथ ही मुजमिल द्वारा भी लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत याचिका दायर की जाती है, लेकिन मुजमिल को कहीं से भी जमानत नहीं मिल पाती। फिलहाल मामला कोर्ट में है। कोर्ट भले ही मुजमिल को इसके किए की सज़ा दे दे, लेकिन मुजमिल की इस हवस ने एक बेगुनाह लड़की को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को अपराध के प्रति जागरूक करना है। जागरूकता लाने की हमारी ये छोटी सी कोशिश, हमारी ये छोटी सी पहल आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।